हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी की हैं। तो सबसे पहले हमने स्टॉकहोम 1972 पढ़ी थी। उसके बाद उसी लेक्चर में 1983 में हमने वर्ल्ड कमीशन के बारे में बात की थी, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड, ईडी करके था। एंड देन थर्ड हमने बात की थी जी अर्थ समिट की या रियो समिट 1992। फोर्थ हमने बात की थी वियना प्रोटोकॉल की और उसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगली अमेंडमेंट की। एंड देन अच्छा, ये एक ही लेक्चर एक ही वीडियो में थे, ठीक है। सो ये सेकंड हो गई एंड देन थर्ड वियना और मॉन्ट्रियल और किगली सेम उसमें। और फोर्थ हमने पढ़ी थी क्योटो प्रोटोकॉल और 1997 में था, बट उसके बाद जो है उसी के अंदर हमने दोहा अमेंडमेंट भी उसमें जो हुआ था 2012 का, वो भी डिस्कस किया था। ओके, सो अब बात आती है हमारे फिफ्थ लेक्चर की, इसी टॉपिक से मतलब इन्हीं चीजों से रिगार्डिंग पेरिस एग्रीमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं। स्पेसिफिकली नेट के पेपर 1 में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम चलते हैं आगे। अब पेरिस एग्रीमेंट है, ऑब्वियसली पेरिस में हुई है ये कॉन्फ्रेंस या पार्टी जो है, तो पार्टीज की जो मीटिंग हुई है वो पेरिस में हुई और वहां पे एक चीज जो है वहां पे हम सब ने एग्री किया, तो इसको पेरिस एग्रीमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आपको याद ये इसलिए रखना है क्योंकि यही एक सिंगल ट्रीटी है जो कि ओवरऑल लीगली बाइंड है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में भी हमने लीगल बाइंडिंग की बात की थी, लेकिन उसमें वो जो लीगल बाइंडिंग्स थी वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर थी, ना कि डेवलपिंग या बाकी कंट्रीज के ऊपर, राइट। सो वो क्या हो गया, स्पेसिफिकली कुछ एक लोगों के ऊपर बाइंडिंग था वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, बट पेरिस एग्रीमेंट सबके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। इंटरनेशनल ट्रीटी है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। 196 पार्टीज जो हैं उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNCCC ये जो हुई पेरिस में, वहां पर ये जो है पेरिस फ्रांस में हमने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट अब तक 2015 में किया था, एनफोर्समेंट हुई 2016 में, ठीक है, अराउंड एंड अराउंड एक साल के बाद। ओके जी, सो ये डेट्स नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट ईयर याद रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट मतलब 2015 लीगली बाइंडिंग, 2016 में एनफोर्समेंट हुआ। किस लिए था, क्या पर्पस था इसका? सो इसका पर्पस ये है, फिलहाल के लिए भी है ऑब्वियसली। सो ये गोल लेके चल रहे हैं कि हमें जो धरती का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास क्या टेम्परेचर है, नहीं, पूरी धरती का टेम्परेचर को निकाल के एवरेज करते हैं हम। तो वो जो ग्लोबल लेवल पे एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। सो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद की बात कर रहे हैं। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब प्री मतलब पहले, और इंडस्ट्रियल लेवल्स की देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद की बात हो रही है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्री मतलब प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल उसके बाद की बात हो जाएगी। ओके, तो हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ओवरऑल 2 से नीचे रहे, प्लस हमें एफर्ट्स डालने हैं कि हम उसको लिमिट करने की कोशिश करें कि अगर बढ़ भी रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 डिग्री जो है वही बढ़े एज कंपैरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, ये है जी यहाँ पे 1960 की बात हो रही है। सो इससे पहले वाली चीजें एक तरीके से प्री इंडस्ट्रियल लगा के चलिए आप। ये रिलेटिव टेम्परेचर यहाँ बता रखा है 0.25 0.50, तो ये धीरे धीरे करके हमारी धरती का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये वार्निंग हमें एक तरीके से मिल रही है। यहाँ पे 2017 की बात है जो कि अराउंड एंड अराउंड 1 है, ठीक है। तो वो चीज जो है आपको याद रखनी है कि इसको हमें कम करना है, और उसमें भी ये कम करने की बजाय भी हम बोल रहे हैं कि 1.5 तक ही जाए ये ज्यादा से ज्यादा। ये लिमिट सेट की है हमने अपने लिए, मतलब सब लोगों ने मिलके अपने लिए। ओके, सो ये है पेरिस एग्रीमेंट कि भाई सब लोगों को मिलके क्लाइमेट को बचाना है। धरती का टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 2 से नीचे ही रहना चाहिए, प्लस उसमें भी हम एक और लिमिट लगा रहे हैं कि 1.5 ही बढ़े ज्यादा से ज्यादा। ओके, हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अगेन स्ट्रेस करते हैं कि हमें तो एंड ऑफ द सेंचुरी तक भी मतलब मैक्सिमम सिर्फ 1.5 लिमिट रखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जब तक ये सेंचुरी खत्म नहीं होती तब तक हम 1.5 तक ही जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा हम टेम्परेचर जो है बढ़ने नहीं देंगे।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि 1988 में आईपीसीसी 1988 में ये बनाया गया, और उन्होंने ये इंडिकेट किया कि अगर 1.5 का थ्रेशोल्ड हमने क्रॉस कर लिया तो बहुत सारे सीवियर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। बहुत बार सूखा, सीवियर सूखा, ड्रॉट जो है हमें देखने को मिलेगा, हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, और रेनफॉल के ऊपर भी हमें मोर फ्रिक्वेंट चीजें की कभी कहीं बहुत ज्यादा हो रही, कहीं नहीं हो रही, तो वो होता है ना कि एनवायरमेंट का जो अपना एक वो है, तो वो चीजें बदल जाएंगी। वहां पे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती है कि कहीं पे तो बिल्कुल बाढ़ आई हुई है बारिश की वजह से और कहीं पे सूखा पड़ रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल हमें लिमिट करना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। और ये कब होगा? ये तब हो सकता है जब हम ये मान के चलें कि 2025 तक, ये बात 2015 में कर रहे हैं वो लोग, कि आने वाले 10 साल में ही जो होए पीक वो हो जाए, बट उसके बाद तो वो टेम्परेचर डाउन ही होना चाहिए। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है ना वो पीक पे होगा 2025 में, बट एट द लेटेस्ट उसकी बात करें तो डिक्लाइन करना है हमें 2030 तक, मतलब अगले 5 सालों में हमारा डिक्लाइन जो है वो 43% हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट एक तरीके से एक लैंडमार्क है इन द मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें जो ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है इसमें सारे के सारे नेशंस जो है वो साथ में है, सबके ऊपर बाइंडिंग है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में सब पे बाइंडिंग्स नहीं थी ना, क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे बाइंडिंग थी यहाँ पे सबके ऊपर बाइंडिंग की गई है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सा लीगली बाइंडिंग है। सो ओवर जब सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दे रखी है, दैट मीन्स हम पेरिस एग्रीमेंट के साथ जाएंगे क्योंकि वो ओवरऑल लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, उसके लिए हमें इकोनॉमिक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो भी बेस्ट अवेलेबल साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ओके, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 5 ईयर साइकिल में काम कर रहा है। सो 2015 में जो है ये आया था, तो 2020 में 5 साल हो जाते हैं, तो 2020 तक सिंस 2020 लोगों ने, जो कंट्रीज हैं अलग अलग जिन्होंने साइन कर रखा है, उन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी एनडीसी क्लाइमेट से रिलेटेड कि वो क्या एक्शन लेंगे, क्या चीजें करेंगे, वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी शुरू कर दी है। ठीक है, ईच सक्सेसिव एनडीसी इज मेंट टू रिफ्लेक्ट एन इंक्रीजिंग हायर डिग्री ऑफ एम्बिशन, यानी एक जो आपने टारगेट बनाया मान लो नेशनल लेवल पे और आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छे से चीजें हो गई और वो टारगेट आपने पूरा किया, तो जो नेक्स्ट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बनेगा ना वो और भी ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए पहले वाले के कंपैरिजन में। ओके, सो ओवरऑल रिकॉग्नाइजिंग दैट एक्सेलरेटेड एक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि टेम्परेचर को 1.5 तक ही लिमिट करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ग्लोबल टेम्परेचर को, गोल हमारा क्या है 2023, बाय द एंड ऑफ 2023 की ये बात कर रहे हैं कि वो टारगेट्स को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो भी डिस्कशन या डिसीजंस हम लेते हैं उनको हमें नेशनल लेवल पे पूरा करना पड़ेगा। तो यहां से बात आ जाती है एनडीसी की, यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो नेशनल लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे अपने नेशनल लेवल पे, मतलब अपने नेशन की तरफ से ग्लोबल लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। सो उसमें हमें रिडक्शन करना है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का, ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स तक पहुंच पाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा कंपैरेटिवली। ओके, कंट्रीज जो है वो ये बात भी बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि उनका जो एनडीसी एक्शंस हैं वो कैसे जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे और कैसे बेटर करेंगे चीजों को। ओके, इसी संदर्भ में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी बना के चलनी है, LTLEDS, यानी कि लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की हम क्या अल्टरनेटिव्स लेके आ रहे हैं, वो हमें यहाँ पे, मतलब बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट बोलता है कि आपको चीजों को और बेटर करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ चलने के लिए आपको LTLED की जरूरत है, और आप LTLEDs जो हैं वो सबमिट करेंगे। तो देखिए, पेरिस एग्रीमेंट एक तो बोल रहा है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताइए अपना, तो ये तो मैंडेटरी है, सबको बताना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसके अंदर ये इन्होंने एक सजेशन दिया है, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की कैसे आप वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बताइए जिनसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के जो है एमिशन है उसको कम कर सके।
ठीक है। सो ये जो अपना LTLEDs है इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसका जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ये बात पता हो आपको। NDCs जो है वो मैंडेटरी है कि आप बताएंगे कि आपकी कंट्री की तरफ से क्या प्लानिंग हो रही है, क्या प्रायोरिटीज आप सेट कर रहे हैं, जो नई पॉलिसीज आपने बनाई हैं उनमें क्या आपने जो है ग्लोबल वार्मिंग का और इन सब चीजों का ध्यान रखा भी है या नहीं रखा। ओके अब ऑब्वियसली कंट्रीज भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? फाइनेंशियल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करके। तो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी एक कंट्री को लग रहा है कि वो डेवलप्ड है और अच्छा खासा उनके पास है पैसा, तो वो दूसरे कंट्री की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल लेवल पे। फाइनेंसिस की जगह वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी हेल्प कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, या मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में अगर आप ये टेक्नोलॉजी या ये मशीन यूज करेंगे तो आपके जो है एमिशंस कम हो जाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो वो चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं हम। उसके बाद हम कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो सफिशिएंट कैपेसिटीज में नहीं है ना कि वो सारी की सारी चीजें या सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं उनसे डील कर पाएं और सब चीजें बेटर तरीके से कर पाएं। तो उनको भी सपोर्ट करने का एक काम जो है वो यहाँ पे है कि हाँ इस तरीके से आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की। ओके फिर हम प्रोसेस को ट्रैक कैसे कर रहे हैं इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें एक एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क की जरूरत है जो एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर। सो ETF की फुल फॉर्म याद रखेंगे और ETF पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आता है, ये बात याद रखेंगे, दैट इज एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। कि हमें क्या करना है अंडर ETF स्टार्टिंग इन 2024 कंट्रीज जो है वो ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करेंगे। अब देख रहे हैं टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, यानी 2015 में ये चीज हुई है, तो हम रिपोर्ट कब से मांग रहे हैं? ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट 2024 से। तो कंट्रीज जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन में उसमें जो हमें चीजें ठीक करनी है या अडेप्टेशंस लेनी है, सपोर्ट क्या आपने सपोर्ट दी दूसरे नेशन को, क्या आपको मिली सपोर्ट, तो वो सारी की सारी चीजों की रिपोर्ट ट्रांसपेरेंटली आपको सबमिट करनी है। कहां पे? स्टार्टिंग इन 2024। इंफॉर्मेशन जो गैदर होगी ETF के थ्रू, उसके बाद हम वापस से देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और अब हमें किस तरीके के गोल्स और बनाने की जरूरत है। तो फिर हम अपने गोल्स मतलब पॉइंट ये है कि पिछला जो गोल था उससे बेटर और बड़ा गोल रखना है, एक एम्बिशियस प्लान हमें लेके चलना है, ठीक है। अब तक क्या अचीव किया है हमने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो क्लाइमेट चेंज एक्शन जो है उसने मतलब वो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं तो। बट ऑलरेडी बहुत लो कार्बन सॉल्यूशंस या नई मार्केट्स इस फील्ड में बन गई हैं जो कि आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी कि कैसे आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, कंपनीज हैं ऐसी जो कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स को जो है वो एस्टैब्लिश कर रही हैं। एक जीरो कार्बन सॉल्यूशन भी आपको देखने को नजर आ सकता है। जीरो कार्बन सॉल्यूशन इज लाइक कोई भी सॉल्यूशन या स्कीम जो कि CO2 के लेवल्स या बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के लो लेवल्स रखे, उनको कम एमिट करे, जैसे सोलर पावर का या रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, क्योंकि नॉन रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हमने ये चीजें देखी हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन हाउस एमिशन या जो गैसेज है या जो टेम्परेचर राइज होता है वो पावर सेक्टर की वजह से और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से होता है, ठीक है। सो इसलिए हम जो है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि 2030 तक जीरो कार्बन सॉल्यूशन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव सेक्टर बन जाना चाहिए ओवर 70% ऑफ ग्लोबल एमिशन। सो हमें एक बड़ा सेक्टर बनाना है इसको, इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि अच्छा जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां शुरू हो रही हैं या सोलर पावर कि जो है वो लोगों के घरों पे भी लगना शुरू हो गया है मेजॉरिटी इशू में, मतलब मेजॉरिटी वे में। तो वो सारी चीजें एक तरीका है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने का। ओवरऑल पेरिस एग्रीमेंट में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट में रखें, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। फिर भी कुछ रह गया और नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।